जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं? तो देखिए, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब है फ्लो। फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लो, पास होना, बहना। तो देखिए, यहाँ पर फर्ज करें मेरे पास एक रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। एक रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। और रीजन के अंदर मैंने कोई भी एरिया रख दिया। ये मैंने फर्जी कोई एरिया रख दिया। फर्जी एक एरिया ले लिया। अभी मैं कहता हूँ कि इस एरिया में से कितना फील्ड पास हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वालिटेटिवली हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी गिवन एरिया में, सर्टेन एरिया में से कितनी लाइनें पास हो रही है, कितना फील्ड पास हो रहा है। अभी आप एक बात क्लियर करवा देता हूँ कि जितनी लाइनें ज्यादा होंगी वहां पे फील्ड भी ज्यादा होगा। लाइनें कम होंगी, फील्ड कम होगा, और जहाँ पे लाइनें जीरो होंगी, फील्ड भी जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी गिवन एरिया में से कितनी लाइनें पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तीन चीजों पर डिपेंड करना चाहिए लॉजिकली, अगर हम लोग देख लिए। पहली बात है कि फील्ड, जितना फील्ड ज्यादा होगा, लाइनें ज्यादा होंगी, लाइनें ज्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। दूसरी बात है कि एरिया जितना ज्यादा होगा, अगर आप एक छोटी खिड़की ले ले और एक बड़ी खिड़की ले ले, तो बड़ी खिड़की का एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स भी उसमें ज्यादा होगा। और तीसरी बात है कि इस एरिया को अपने रखा किस तरह है, उसकी डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो आ जाते हैं अब इसको क्वांटिटेटिवली किस तरह मेजर करते हैं। तो क्वांटिटेटिवली हम लोग उसको कहते हैं कि फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई से, लिखते हैं, ग्रीक लेटर है फाई से लिखते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। तो देखिए, यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन भी आ गई, मैं वो भी लिख लेता हूँ कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी वेक्टर एरिया पे आते हैं, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, चूंकि ये भी वेक्टर तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? स्केलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहली बात ये क्लियर हो गई कि स्केलर है। और ये नोटेशन है, लिखने का तरीका है, एक फार्मूला नहीं है। तो फार्मूला क्या होगा? तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे कि ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्वांटिटेटिवली मालूम करने का एक फार्मूला आ गया। अभी आ जाता है कि ये जो वेक्टर एरिया है ये क्या चीज है। देखिए, यहाँ पर ये जो ए है, ये इसको कहते हैं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया। अभी ये क्या चीज है? एरिया तो स्केलर है, तो यहाँ पे वेक्टर किस तरह हो गया? इस केस में याद रख लिया हम लोगों ने, इस केस में इसको, एरिया को जो स्केलर, इसको हम लोगों ने वेक्टर बनाया है, लेकिन एक खास तरीकेकार के तहत बनाया है। किस तरह बनाया है? फर्ज करें, देखिए ये एक एरिया है, और इसका एरिया मैं मालूम कर लेता हूँ। फर्ज करें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप कहेंगे तो एरिया स्केलर है, लेकिन इसको हम लोगों ने इस केस में वेक्टर बनाया है। वेक्टर किस तरह बनाया है कि इस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रा किया है। परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रा किया है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। और उस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना एरिया होगा उतनी उसकी लेंथ होगी। और डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल, परपेंडिकुलर। तो अभी ये जो वेक्टर हमारे पास बना, इस एरिया, इस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। किसी भी एरिया को वेक्टर में बदल सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है कि उस एरिया के बराबर एक वेक्टर ड्रा करना है, उसके परपेंडिकुलर।
तो वो जो वेक्टर जो एरिया है वो वेक्टर में बदल जाएगा। तो अभी देख लिए दूसरा एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, उसकी लेंथ थोड़ी कम होगी क्योंकि एरिया कम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, अभी अगर मैं ये एरिया ले लूँ, ये एरिया ले लूँ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा। अगर मैं फर्ज करें ये एरिया ले लूँ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ये। तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए, और अगर प्लेन ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए ये दोनों तरफ आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सही है तक। तो अभी चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहली बात है कि ए पे डिपेंड करता है। जितना फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ज्यादा होंगी, फ्लक्स ज्यादा होगा। दूसरी बात है कि जितना एरिया ज्यादा होगा, उस पर डिपेंड करता है। छोटा एरिया आप रखेंगे तो और उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होंगे, बड़ा एरिया रखेंगे तो उसमें फ्लक्स ज्यादा होंगे। तीसरी बात है ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरम्यान में एंगल क्या बन रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो आ जाते हैं तीसरे केस को देखते हैं। पहले दो केसेस तो बहुत सिंपल है। तीसरे केस पे देखते हैं कि थीटा पे किस तरह डिपेंड डिपेंड करता है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं पहले के मैक्सिमम फ्लक्स। पहला केस हम लोग देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होंगे और कैसे होंगे। तो इसके लिए देख लीजिए सूरत हाल है कि फर्ज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। फर्ज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। और तो मैंने एक एरिया रखा हुआ है, लेकिन एरिया इस तरह रखा हुआ है। एरिया इस तरह रखा हुआ है। तो इस एरिया का अगर आप एरिया वेक्टर लेंगे तो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो अभी देख ले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरम्यान एंगल क्या बन रहा है, जीरो। ये जो cos थीटा वाला एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरम्यान में लेना है, एरिया के दरम्यान में नहीं लेना। तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स बनेंगे वो क्या होंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा ई ए cos थीटा। इस केस में थीटा 0 डिग्री है, तो फ्लक्स हो जाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos 0 डिग्री। और cos 0 किसके बराबर है, 1 के, सबसे बड़ी वैल्यू cos थीटा की। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम ई ए। तो इसका मतलब है कि अगर आप फ्लक्स मैक्सिमम चाहते हो तो एरिया वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखो, या एरिया को परपेंडिकुलर रखो, एरिया को इस तरह परपेंडिकुलर रखो। तो ये कौन सा केस हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स का। अभी सवाल ये पैदा होता है कि फ्लक्स मिनिमम कब होंगे, फ्लक्स मिनिमम कब होंगे। तो मिनिमम के लिए अभी दूसरे केस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स। तो मिनिमम फ्लक्स क्या हो, कब होंगे, किस तरह होंगे, इस पे आ जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मैं दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, और फर्ज करिए मैंने एरिया इस तरह लिया हुआ है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इस तरह रखा हुआ है। तो अब इस केस में इस एरिया का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, तो उनके दरम्यान एंगल 90 है। क्या इसमें कोई लाइनें पास हो रही है, इस केस में नहीं होंगी। तो इक्वेशन से भी देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा इस केस में 90 डिग्री है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 0 के बराबर होता है। कॉस 90 किसके बराबर होता है भाई, 0 के। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा फ्लक्स 0, मिनिमम फ्लक्स या 0 फ्लक्स।
अभी आखिरी केस है कि इंटरमीडिएट फ्लक्स कब होंगी, कि ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। तो तीसरे केस पे आ जाते हैं और उसको मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट फ्लक्स। इंटरमीडिएट फ्लक्स, तो ये उस केस में होंगे कि फर्ज करिए ये सूरत हाल हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, और मैंने एरिया को इस तरह रखा हुआ है। इस तरह रखा हुआ है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरम्यान में एंगल है। तो इस केस में जो हम लोग थीटा देख सकते हैं, थीटा क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री लेकिन ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इस केस में ना फ्लक्स जीरो होंगे ना मैक्सिमम होंगे। जितना एंगल जीरो के करीब होगा फ्लक्स ज्यादा होंगे, जितना एंगल 90 के करीब आप ले जाएंगे फ्लक्स कम होते जाएंगे। तो अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक केस में मैंने एंगल रखा थीटा 60 डिग्री, दूसरे केस में मैंने रखा थीटा 30 डिग्री, किस केस में फ्लक्स ज्यादा होंगे। ये आप लोग वीडियो पॉज कर लें, थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए इन दोनों केसेस में किस केस में फ्लक्स ज्यादा होंगे, इस केस में ज्यादा होंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि कॉस की वैल्यू जितनी कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है जितना एंगल जीरो के करीब होगा। तो जीरो के करीब कौन है, 30 डिग्री है, ना कि 60 डिग्री। अभी लास्ट में चलते हैं कि फ्लक्स के यूनिट क्या होंगे। तो देखिए यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं मैग्नेटिक भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और मैग्नेटिक के लिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट क्या होंगे, हम लोग इस इक्वेशन पे आ जाएंगे, एफ पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो अभी मैं राइट साइड के यूनिट दर्ज करूंगा, वही लेफ्ट साइड के यूनिट हो जाएंगे। तो देखिए मैं लिखता हूँ कि यूनिट ऑफ पाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमें पता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। और पहले मैं बता चुका हूँ कि कॉस थीटा साइन थीटा इनका कोई यूनिट नहीं होता, इनका कोई यूनिट नहीं होता। तो इसका मतलब फ्लक्स के यूनिट क्या हो गए, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट हो गए। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी, ये छोटी सी वीडियो थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज।